ने लाल किले की प्राचीर से कुछ अहम घोषणाएं की थी और उन्हीं घोषणाओं को लेकर अब उन पर काम भी शुरू हो गया है, जिनमें से महत्वपूर्ण है कि देश के तटीय इलाकों के 173 क्षेत्रों में जहां पर एनसीसी कैडेट्स तैयार किए जाएंगे 1 लाख की संख्या, जिसमें से 1/3 होंगी महिलाएं, यानी लड़कियां भी होंगी जिनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये एक अहम घोषणा जो आज सामने आई, लेकिन साथ ही साथ कोविड के खिलाफ जंग में भी भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भी बताएंगे आपको। लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महिलाओं को लेकर जो बड़ी बातें की हैं लाल किले से, और देखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है। उन मुद्दों को भी अब चर्चा के केंद्र में ला रही है जिन पर हम अमूमन बात करने से बचते रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग हुई और तेज। देश में कोविड-19 की मृत्यु दर घटकर 1.93% हुई। विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है भारत। रिकवरी रेट हुआ 72%। पिछले 24 घंटों में 53,322 रोगी स्वस्थ। कोविड की जांच 3 करोड़ के करीब पहुंची। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन। कोरोना से पीड़ित होने के बाद गुरुग्राम के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम गणमान्य नेताओं ने जताया शोक। लाल किले से पीएम मोदी के ऐलान के एक दिन बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी विस्तार की योजना को दी मंजूरी। देश के 173 तटवर्ती और सीमावर्ती जिलों के करीब 1 लाख नए कैडेट्स एनसीसी में होंगे शामिल। इनमें होंगी 1/3 लड़कियां। सेना, वायुसेना और नौसेना देगी इन कैडेट्स को प्रशिक्षण। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में अगले 5 सालों में 5 करोड़ नौकरियों के सृजन की तैयारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान के मौजूदा 30% से बढ़कर 50% होने की उम्मीद। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर देश उन्हें दे रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के समाधि स्थल सदैव अटल पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनके चित्र का किया अनावरण। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। 16 जिलों के 81 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। अब तक 25 लोगों की गई है जान। दरभंगा जिला सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसियां। अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, चुनाव जीतने पर उनका प्रशासन भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में खड़ा रहेगा उसके साथ। शनिवार को भारतीय अमेरिकियों पर जारी किया नीति दस्तावेज। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने धोनी के योगदान को किया याद। नई पारी के लिए दी शुभकामनाएं। कप्तान विराट कोहली ने धोनी से मिली मित्रता और विश्वास के लिए जताया आभार। कहा, वो हमेशा रहेंगे उनके कप्तान। आईसीसी ने कहा, धोनी ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया, उनकी कमी खलेगी। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से, क्योंकि कोरोना के खिलाफ भारत की जंग लगातार मजबूत हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से न केवल रिकवरी रेट बढ़ रहा है, बल्कि मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। कई प्रकार के उपायों के जरिए आक्रामक तरीके से टेस्टिंग, व्यापक रूप से ट्रैकिंग और प्रभावी रूप से उपचार के सफल कार्यान्वयन में रिकवरी के वर्तमान उच्च स्तर में भी योगदान दिया है। देश की अगर हम बात करते हैं तो देश में कोविड-19 की मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है और ये दर विश्व में सबसे कम देशों में मानी जाती है। मृत्यु दर गिरकर 2% से भी नीचे 1.93% पर आ गई है, जो विश्व में सबसे कम है, जबकि रिकवरी दर लगभग 72% तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में
53,000 से ज्यादा रोगी ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। 72% तक पहुंच चुका है रिकवरी रेट। 53,322 यह है वो उन रोगियों का आंकड़ा जो स्वस्थ हो चुके हैं और जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 18,62,258 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामले 6,77,444 है और इसी के साथ प्रभावी और आक्रामक टेस्टिंग के साथ ही भारत तेजी से 3 करोड़ कोविड टेस्ट पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। अभी तक 2,93,09,703 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 24 घंटों में 7,46,608 टेस्ट किए जा चुके हैं, यानी लगातार 7 लाख से ऊपर पहुंच रहा है टेस्ट किए जाने का आंकड़ा। और देश में अभी कुल 1,469 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से सरकारी क्षेत्र की बात करें तो 969 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं और निजी क्षेत्र की 500 प्रयोगशालाएं हैं जो टेस्टिंग के काम को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। और इस महामारी की वजह से अमेरिका में 23 दिनों में, ब्राजील में 95 दिनों में और मैक्सिको में 141 दिनों में 50,000 मौतें हुई हैं। वहीं भारत ने इस संख्या तक पहुंचने के लिए 156 दिनों का समय लिया है। हालांकि हर एक मौत दुखदाई है, लेकिन फिर भी मृत्यु दर इस वक्त देश की उन देशों में शुमार है जिनकी मृत्यु दर विश्व में सबसे कम मानी जा रही है। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। कोरोना से पीड़ित होने के बाद उनका गुरुग्राम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम गणमान्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार को निधन हो गया। चेतन चौहान बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। चेतन चौहान बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार शाम करीब 4:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चेतन चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। 72 वर्षीय चेतन चौहान 2 बार बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चेतन चौहान जी ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में प्रभावी योगदान दिया और यूपी में भाजपा को मजबूत किया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। चेतन चौहान के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है और उनके निधन को अपूरणीय क्षति करार दिया है। वे जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे, उतना ही लोकप्रिय जननेता भी थे। 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतना, 2017 में नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनाव जीतना और एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद जनता के बीच में जाकर के जनसेवा के साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भी और समाज जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के अच्छे कार्य किए थे, वह सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। चेतन चौहान के निधन पर भाजपा समेत अनेक दलों के नेताओं ने शोक प्रकट किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि भारत का शानदार बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का निधन बहुत दुखद है। 1970-80 तक हम दोनों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक ही बिल्डिंग में साथ में काम किया। मुझे सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। ईश्वर उनके परिवार एवं प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। चेतन चौहान इस समय अमरोहा की नौगांवा सादात विधानसभा सीट से विधायक थे। उनका जन्म 21 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीति में आने से पहले चेतन चौहान ने क्रिकेट जगत में तमाम उपलब्धियां हासिल की थी। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए और कई बार भारत को अहम मौकों पर जीत दिलाई। चेतन चौहान को 1981 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रिकेटर से राजनेता बने चेतन चौहान के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। लखनऊ ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। लाल किले से पीएम मोदी के ऐलान के एक दिन बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है। देश के 173 तटवर्ती और सीमावर्ती जिलों के करीब 1 लाख नए कैडेट्स एनसीसी में शामिल होंगे। इनमें 1/3 लड़कियां होंगी। सेना, वायुसेना और नौसेना इन सभी एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देगी। बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहां के करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं,
जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब करीब 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, ये भी प्रयास रहेगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 173 तटीय जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार का जो खाका पेश किया था, उसे अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ी विस्तार योजना के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में एनसीसी विस्तार योजना की घोषणा की थी। इन 173 तटीय जिलों में 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स की भर्ती के अभियान को रक्षा मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। पीएम मोदी ने देश के युवाओं के कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण को लेकर इस अभियान की शुरुआत की बात कही थी। इस योजना को आगे बढ़ाने को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तटीय और सीमावर्ती इलाकों में 1000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज को चिन्हित किया गया है, जहां से इस अभियान के लिए युवाओं की भर्ती अभियान की शुरुआत होगी। कुल 1 लाख भर्ती होने वाले कैडेट्स में 1/3 संख्या लड़कियों की होगी। इस विस्तार की योजना के तहत तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए एनसीसी की 83 इकाइयों का गठन किया जाएगा, जिसमें सेना की 53, नौसेना की 20, वायुसेना की 10 इकाइयों की शुरुआत होगी। एनसीसी की इन इकाइयों को प्रशासनिक सहायता देने का काम सेना करेगी, तो तटीय क्षेत्रों में यह काम नौसेना करेगी और वायुसेना स्टेशन के नजदीक स्थित एनसीसी की इकाइयों की सहायता करने का जिम्मा वायुसेना पर होगा। एनसीसी के विस्तार को राज्य सरकारों की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान से जहां देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुड़ने के लिए एक दिशा मिलेगी, तो वहीं सीमावर्ती और तटीय जिलों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बहुत फायदा मिलेगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। स्वावलंबन ई समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्वावलंबन के द्वारा समृद्ध शक्तिशाली भारत का निर्माण पर ही फोकस है, जिससे देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर हो सके। नितिन गडकरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में अगले 5 सालों में 5 करोड़ नौकरियों के सृजन की तैयारी है। स्वावलंबन ई समिट 2020 में देश में रोजगार के भविष्य का विजन पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार का फोकस गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा करने पर है, जिससे शहरों की ओर पलायन रुके। गांव में ऐसे सब लोगों को अगर हमने अपने ताकत पर, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और वो स्वावलंबी बन गए, उनका पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा, तो वो काहे के लिए शहर में आएंगे। शहर में आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने गांव में अगर आएंगे तो वहीं अच्छी स्कूल बनेगी, अच्छा कॉलेज बनेगा, अच्छा अस्पताल बनेगा और स्मार्ट विलेज जैसा बना, स्मार्ट सिटी जैसी बनती है वैसे स्मार्ट विलेज बनेगा। तो कहीं ना कहीं स्वावलंबन के द्वारा हम समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत बना सकते हैं। गडकरी ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि ग्राम उद्योग का टर्नओवर 88,000 करोड़ है, जिसे 2 सालों में बढ़ाकर 5 लाख करोड़ के स्तर तक ले जाना है। इसके लिए सरकार आयात को कम करके देश के एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए इनके उत्पादों को दुनिया के बाजार में बेचा जा सके। एमएसएमई सेक्टर की जीडीपी में 30% निर्यात में 48% योगदान है और 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। अगले 5 सालों में जीडीपी योगदान बढ़ाकर 50%, निर्यात में योगदान 60% और 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। ऑर्गेनिक उत्पादों की देश में जबरदस्त मांग है, जिसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इसी तरह से मिथिला पेंटिंग, छत्तीसगढ़ के मेटल आर्ट वर्क और बांस के कारोबार में बड़े अवसर मौजूद हैं। आयात पर पाबंदी लगाने के बाद देश में बड़े पैमाने पर अगरबत्ती निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, जिससे 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी तर्ज पर अगर विश्व स्तर की फर्नीचर डिजाइन को
ग्रामीण कारीगरों के साथ जोड़ दिया जाए तो भारत में ही दुनिया के लिए फर्नीचरों का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह से 6,000 रुपए प्रति किलो के दर से हाई ऑल्टीट्यूड का हनी यानी शहद ऑनलाइन बिक सकता है, जिसे भारत में बनाया जा सकता है। लोगों को रोजगार देने और नए अवसरों की तलाश के लिए सरकार बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन बनाने पर भी काम कर रही है, जिसे निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से विस्तार दिया जाएगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। चाहे प्रधानमंत्री रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, अटल जी एक संवेदनशील राजनीतिज्ञ, दिल से एक कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समस्त देशवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 16 अगस्त 2018 की शाम नियति ने देश के प्रखर वक्ता और महान नेता को हमसे छीन लिया। अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि पर रविवार को उनके स्मारक सदैव अटल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शामिल होकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदैव अटल पर पहुंचकर वाजपेयी जी को नमन किया। इस विशेष प्रार्थना सभा में वाजपेयी जी के परिजनों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सदैव अटल स्मारक को वाजपेयी जी के निधन के बाद राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके मध्य में काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से वाजपेयी जी की समाधि बनाई गई है और बीच में एक दिया रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनके चित्र का अनावरण किया। इस चित्र को चित्रकार वासुदेव कामत ने बनाया है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि अटल जी सन 1971 के युद्ध में तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उनकी इसी राष्ट्र निष्ठा के कारण 1994 में तत्कालीन सरकार ने अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अटल जी पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध पर जोर देते रहे। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की उनमें दूरदर्शिता थी। वे सभी देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ मधुर संबंधों पर जोर देते रहे। वे कहा करते थे कि मित्र बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसके साथ साथ देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाते हुए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की दूरदर्शिता भी उनमें थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हम सबके प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत उनकी उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन व गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है और भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध है।
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें ट्वीट के जरिए याद करते हुए कहा कि महान व्यक्तित्व, प्रखर राजनीतिज्ञ, राष्ट्रनीति के पुरोधा, कुशल प्रशासक, हम सब के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। वाजपेयी जी ने खुद की विचारधारा और कर्मठता से भारतीय राजनीति के शिखर को छुआ। चाहे प्रधानमंत्री रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी कविताओं की, उनकी दूरदृष्टि की बातें और निर्भीक टिप्पणी स्मृतियों में आज भी ताजा है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अमिट यादें देश के जनमानस के मन में आज भी अंकित हैं। अटल जी महान राजनेता के साथ साथ सहृदय कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। लोग उन्हें एक भावुक व्यक्ति के रूप में जरूर याद करते हैं, लेकिन अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने देश हित में बहुत कड़े फैसले भी लिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाले काल जयी अटल बिहारी वाजपेयी जी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी स्मृतियां देश के लोगों के मन में बसी हुई हैं। वे हमेशा पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति से ऊपर बने रहे और अटल जी सभी के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे। आंसू रहे स्वेद शौर्य की आज मांग है, कंठ कंठ में मर मिटने का अमिट राग है, प्राण पुष्प ही नहीं करो जीवन का अर्पण, अब न सहेंगे जननी के क्लेशों का कर्षण, कंटक पथ पर पांव बढ़ाते गाते जाना, हर बाजी पर हमें यहाँ सर्वस्व लगाना, जन्म मरण का खेल अनूठा इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद अटल जी के कंधों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अध्यक्ष के रूप में अटल जी का राजनीतिक संघर्ष और भी गतिशील हो गया। उन्होंने अपनी इस यात्रा में साल 1975 भी देखा, जब देश आपातकाल से गुजरा और विपक्ष के कई नेताओं सहित अटल जी की भी गिरफ्तारी हुई। जेल में रहते हुए भी अटल जी ने काव्य रचना की और आपातकाल की कड़वी सच्चाई को शब्दों का संसार दिया। अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश, हवालात की हवा भी देती है संदेश, देती है संदेश राज डंडे से जलता, जज हज करने जाए रोज कानून बदलता, कह कैदी का विराय शोर है अनुशासन का, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। 1977 की जनता पार्टी सरकार में वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने। 4 अक्टूबर 1977 में अटल जी विश्व पटल पर भी छा गए, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हिंद की आवाज हिंदी में सुनाई तो इतिहास बन गया। वो पहला मौका था जब किसी भी भारतीय नेता ने विश्व मंच पर हिंदी को स्थापित किया हो। महोदय, वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कई अधिक महत्व रखती। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। पहले वो 16 मई से 28 मई 1996 तक 13 दिन के लिए पीएम रहे। इसके बाद वो 1998 से 1999 के बीच 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे। तीसरी बार वो 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल करना, करगिल युद्ध विजय जैसे कदमों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो या गांव-गांव में पक्की सड़क पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनके कार्यकाल में देश के बुनियादी ढांचे को बेहद मजबूती मिली। अटल सरकार के दौरान ही 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया गया था।
इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका मजबूती से सामना करते हुए आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। अटल जी न केवल एक महान राजनेता थे, बल्कि कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। अटल जी ने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वाजपेयी जी के योगदान को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। तो अटल जी को देश दे रहा है विनम्र श्रद्धांजलि। कहते हैं किसी भी देश के विकास का आकलन उसकी महिलाओं और बच्चों के विकास से लगाया जा सकता है। आधी आबादी के विकास के बिना देश का विकास तो संभव ही नहीं है, लेकिन इनके विकास के लिए कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान भी जरूरी है। कल प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर जो संबोधन दिया, उसमें यह संकेत स्पष्ट दिखाई दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार हर मोर्चे पर गंभीरता से काम करने को प्रतिबद्ध है। शौचालय से लेकर सैनिटरी पैड तक महिलाओं से जुड़े मुद्दों को चर्चा के केंद्र में लाकर उनका समर्थन करना, सहयोग देना और उन्हें लेकर अहम घोषणाएं करना। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के कल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हर मायने में स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर जब राष्ट्र को संबोधित किया तो लाल किले की प्राचीर से भी महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दों को सामने रखा जिन पर अमूमन ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कमजोर वर्ग की बेटियों के लिए सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता और देश की बेटियों के लिए शादी की क्या सही उम्र होनी चाहिए। ऐसे ज्वलंत सवालों को भी हल करने में लगी है मोदी सरकार। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस पर बताया कि किस तरह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार कदम उठा रही है, जैसे गर्भवती महिलाओं को वेतन समेत 6 महीने की छुट्टी देना, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाना, 40 करोड़ जनधन खातों में महिलाओं के 22 करोड़ खाते होना, मुद्रा लोन लेने वालों में से 70% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम की जा रही है। जन औषधि केंद्र में 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया जा रहा है। 6000 जन औषधि केंद्रों में करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स की बिक्री हो चुकी है। बेटियों की शादी की सही आयु तय करने के लिए भी विशेष कमेटी गठित की गई है। यही नहीं, 6 सालों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक पहल को अंजाम दिया है, जिनकी लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख हैं नई शिक्षा नीति में लैंगिक समावेशी फंड का प्रावधान, कानून में बदलाव कर गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते करना, माहवारी स्वच्छता प्रोटोकॉल जारी करना, सैन्य बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से बेटियों के प्रति नजरिया बदलने की सफल पहल करना, मातृत्व और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए पोषण अभियान में तेजी लाना इत्यादि। प्रधानमंत्री महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर देते रहे हैं। आज के भारत में महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है और काम भी कर रही है, क्योंकि देश की आधी आबादी के सशक्त होने से ही होगा न्यू इंडिया का निर्माण।